नमस्कार दोस्तों, व्याख्यान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आचार्य सुरेंद्र शास्त्री। आपको इससे पहले मैंने जो कक्षाएं ली उसमें व्याकरण के विषय में ही हमने कुछ बातें सीखी, जैसे वर्ण के बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगली क्लास जो लेने जा रहे हैं वो विषय हमारा संधि। संधि प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं आज। देखिए दोस्तों, संधि पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि संधि कहते किसे हैं, किस प्रकार से संधि होती है। संधि के लिए एक परिभाषा बनती है, प्रय सन्निकर्षः संधानम संधि। प्रय सन्निकर्षः संधानम संधि। देखिए दोस्तों, प्रय सन्निकर्षः संधानम संधि, ये इसकी परिभाषा बन जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रय सन्निकर्ष, प्रय यानी आपस में, सन्निकर्ष यानी अत्यधिक निकटता की वजह से जो संधान, विकार या कुछ मेल होता है, यानी कि वर्णों की अत्यधिक निकटता से जो विकार या बदलाव आता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसको हम अलग तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हिंदी में कहें तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब एक परिभाषा और भी बनती है संस्कृत में, वर्णानाम विकृति मत संधानम संधि। क्या परिभाषा बताई? वर्णानाम वर्णानाम विकृति मत संधानम, विकृति मत संधानम संधानम संधि। वर्णानाम विकृति मत संधानम संधि, ये भी परिभाषा है। ये संधि को अच्छी तरह से परिभाषित करती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि दो दो वर्ण जब मिले उसमें विकृति पैदा होना, विकृति यानी बदलाव होना जरूरी है। अगर बदलाव नहीं होगा तो वो संधि नहीं होगी, वो केवल संहिता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसकी परिभाषा हुई। सीधे अर्थ में अगर कहें तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए संधि के प्रकार। संधि के प्रकार या संधि के भेद कह दो तो संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए, मुख्यतः तो तीन प्रकार है। वैसे तो परंपरागत तरीके से देखा जाए तीन है, वैसे पांच भी बताते हैं, लेकिन जो परंपरागत और सर्वमान्य है वो तीन प्रकार है। कौन कौन से हैं संधि के प्रकार? पहला तो है अच संधि। अच संधि। दूसरा प्रकार है संधि का, वो है हल संधि। और तीसरा जो है वो हुआ आपका विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, अच संधि मैंने आपको अभी इस कक्षा से पहली कक्षा में बताया कि अच होता क्या है। तो अच का मतलब होता है स्वर। तो अच संधि को ही हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। अच संधि को ही स्वर संधि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके लिए मैंने माहेश्वरी सूत्र में बताया कि अच जो प्रत्याहार है उसमें सभी स्वर वर्ण आते हैं। ऐसे लेकर के च तक के जितने वर्ण होते हैं वो सब स्वर होते हैं, और स्वरों को ही अच कहा जाता है। इसीलिए स्वर संधि को अच संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसी रूप में अगर हल संधि की बात करें तो हल प्रत्याहार जो होता है, हल प्रत्याहार हमारा है वो, उस हल प्रत्याहार के अंतर्गत पूरे व्यंजन वर्ण आते हैं। इसीलिए व्यंजन संधि को ही हल संधि कहा जाता है। हल कह दो चाहे व्यंजन संधि कह दो, एक ही बात है। इसी रूप में देखा जाए विसर्ग, तो विसर्ग तो आप सबको पता है, ये वाला जो निशान होता है ये विसर्ग का है। ठीक है दोस्तों, आगे हम इनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब तो पहली संधि ले लेते हम, अच संधि या स्वर संधि। पहला जो संधि का प्रकार है वो हमारा है अच संधि। अच या कह दो स्वर संधि।
ठीक है दोस्तों। अब देखो संधि की बात करें तो संधि तो सीधी होगी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लेकिन अगर दोनों ही वर्ण क्या हो, स्वर हो, तो वो संधि स्वर संधि कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा बनेगी स्वर संधि की कि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। तो सीधे अर्थ में कहा जाए, दो स्वरों के मेल से, दो स्वर वर्ण कह दो या स्वरों के, दो स्वरों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, सॉरी, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि या अच संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई हमारी स्वर संधि की परिभाषा। अब स्वर संधि को भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से भाग हैं देखिए। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि देखिए अलग अलग प्रकार से, मुख्यतः तो हिंदी में हम 5 से पढ़ते हैं लेकिन इसके 7 माने गए हैं। वो किस प्रकार से, ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि तीसरा है, चौथा हो गया यण, पांचवा अयादी हो गया, छठा पर रूप हो गया, और सातवां हो गया पूर्व रूप स्वर संधि। इस प्रकार से हमारी ये संधि, स्वर संधि के भेद हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुए हमारे स्वर संधि के प्रकार। अब इनको हम विस्तार से अध्ययन करना है कि कहाँ पर दीर्घ संधि होती है, कहाँ ये जो यण है, अयादी है, पर रूप है, किस प्रकार से इनका जो नियम बनाया गया है वो कैसे लागू होता है, उसको हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर अध्ययन करेंगे। स्वर संधि का जो पहला भेद है वो है दीर्घ स्वर संधि। देखिए दोस्तों, संधि जो विषय है वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक समझना होता है। रटने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको सूत्र के माध्यम से समझा दूंगा भी। इसके लिए एक सूत्र प्रचलित है, अकय सवर्णे, अकय सवर्णे दीर्घ, अकय सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र क्या कहता है कि अक, अक का मतलब जब मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था उस समय भी मैंने ये बताया कि अक होता क्या है। अक में देखिए जैसे इस सूत्र बोलते हैं ए ई ऊण रील री के होंगे ये उच्च है, उसी प्रकार जो अक प्रत्याहार बनता है उसमें, तो अक में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ए ई उ री लरी। ये जो वर्ण होते हैं अक, अक कह दो चाहे ये सीधे वर्ण, इनका नाम ले दो, एक ही बात है। अक का मतलब इन 5 वर्णों से ही है। तो आगे सूत्र क्या कहता है, अक है सवर्णे दीर्घ, सवर्णे, सवर्ण यानी सम्मान वर्ण, सवर्ण का मतलब क्या होता है, सम्मान वर्ण। कहा कि अक में आने वाले, यानी अक का मतलब ए ई उ री लरी, ये जो वर्ण है ये अपने ही जैसे वर्ण के साथ यानी सम्मान वर्ण के साथ इनका मेल होता है, तो वहां पर जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। चलिए दोस्तों, सीधे अगर सीधे शब्दों में बात करें तो होगा कि जब दो समान स्वर वर्णों का मेल होता है, समान स्वर वर्णों का मेल होता है वहां पर दीर्घ संधि होती है। लेकिन वो दोनों समान स्वर कौन से होने चाहिए, अक प्रत्याहार में आने वाले ये 5 वर्ण ही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे
जैसे यहां पर आया राम प्लस आदेश है, राम प्लस आदेश है। देखिए दोस्तों, तो यहां पर हमारा सीधा हम लिख देते हैं रामादेश, ठीक है। जैसे विद्या प्लस आलय है, तो हमने लिख दिया विद्यालय। इसके लिए जो नियम बना है वो समझना होगा हमें। अब अक का मतलब तो आपको पता चल गया होगा, ये 5 वर्ण होते हैं, ए ई उ री लिरी। लेकिन इनका प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए आ गया, तो ए वर्ण के साथ क्या आ जाए, ए, दोनों समान हो गए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इनका दीर्घ रूप। ये परिभाषा है इसकी। कहा कि जब दो समान स्वर आपस में मिलेंगे, संधि तो दीर्घ होगी, लेकिन जो जो दो समान स्वर आपस में मिल रहे हैं, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों को मिलाकर के उनका दीर्घ रूप ही लिखा जाता है। जिस प्रकार, इस प्रकार समझ ले इसको, ए और ए मिलके दोनों, यानी कि प्लस से पहले भी ए हो और बाद में भी क्या हो, ए, तो दोनों समान हो गए। दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, मैंने कहा ना भाई, दो समान स्वर समान है, दोनों को मिलाकर के जब संधि करेंगे हम, तो दोनों को मिलाकर के उनका दीर्घ रूप यहाँ पर लिखते हैं। इसी तरह से बात करें हम ए प्लस आ, तो भी दोनों का क्या लिखेंगे, दोनों समान हो गए ना भाई, एक ह्रस्व है एक दीर्घ है। ये मत देखो कि भाई ए और आ में समानता, समानता है उच्चारण स्थान के हिसाब से देख लो, या कहें कि इसका ही दीर्घ रूप है, ए का दीर्घ रूप आ है, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे हम, आ के साथ ए मिलेगा तो भी क्या लिखेंगे हम, आ, और आ के साथ आ का मेल होगा तो भी क्या बनेगा, आ। तो दोस्तों इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि जो विच्छेद होगा संधि का, संधि कौन कौन से वर्णों में होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला दो दो पद होंगे, जैसे मान लो कि ये है राम प्लस आदेश, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो पहले पद का तो आखिरी वर्ण, संधि किन वर्णों के मध्य होती है, पहले पद का तो आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इन दोनों वर्णों के मध्य में ही क्या होती है, संधि होती। जैसे मैं में तो ए ले लिया हमने, पहले पद का आखिरी वर्ण आ गया, दूसरे पद का पहला, दूसरा पद ये है, इसका पहला वर्ण क्या है, आ, ठीक है। तो ए और आ यहां पर देख सकते हैं, ए और आ मिलके क्या बना हमारा, आ बन गया ना। तो इस प्रकार से राम में से ए हटा निकाल दिया था तो आ बचा, ए और आ मिलके आ बन गया, तो आ जोड़ दो यहाँ पर, ये आ तो मिल गया, इसमें बचा क्या, देश। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण ही संधि में होते, इन दोनों के मध्य ही संधि होती है। इसी तरीके से देखा जाए ई, तो ई वर्ण के साथ भी अगर ह्रस्व ई आए तो भी दीर्घ ई बनेगी, और दीर्घ ई के साथ ह्रस्व आए तो भी दीर्घ ई बनेगी, और दीर्घ ई के साथ ह्रस्व आए तो भी दीर्घ, यानी किसी भी रूप में जो समान स्वर आ रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो उन दोनों को मिलाकर उनका दीर्घ रूप ही लिखा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम ऊ की। तो ऊ की भी यही बात लागू होती है, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ हो जाएगा। दीर्घ ऊ के साथ ह्रस्व ऊ मिलेगा तो भी दीर्घ ऊ बनेगा, और दोनों अगर दीर्घ ऊ हैं तो भी दीर्घ ही बनेगा। इसी तरीके से अगर री की बात करें तो री के लिए भी हम देख लेंगे, री री दोनों ह्रस्व हैं तो दोनों का क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर दीर्घ रूप लिख देते हैं। ये ह्रस्व है, बाद वाला अगर दीर्घ हो तो भी हम क्या लिखेंगे, दोनों के स्थान पर दीर्घ री लिख देंगे। पहला दीर्घ होगा, बाद वाला ह्रस्व होगा तो भी दीर्घ होगा, और दोनों ही दीर्घ होंगे तो भी दीर्घ ही बनेगा। इस प्रकार से अब दोस्तों ए का भी दीर्घ रूप होता है, ई का भी होता है, ऊ का भी होता है, री का भी होता है। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझा दिया था, लेकिन मैंने ये बताया था आपको विशेष रूप से इसके बारे में बताया था कि लिरी का कभी भी दीर्घ रूप नहीं होता है, इसलिए इसकी दीर्घ संधि भी नहीं होती है।
सो ध्यानपूर्वक देखिए। अब जैसे हम पहले ए आ का उदाहरण ले लेते हैं। दीर्घ संधि में ए प्लस ए, अब तो सीधा लिख सकते हैं हम इसको, ए आ के साथ क्या हो, ए या आ हो, तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे विद्या प्लस आलय। अब दोस्तों एक उदाहरण को समझ लोगे, सभी उदाहरण आपको समझ में आ जाएंगे। विद्या में आखिरी वर्ण क्या है, मैंने बताया संधि होती है वो पहले पद के तो आखिरी वर्ण की होती है, और दूसरे पद के पहले वर्ण के साथ ही संधि होती है। तो विद्या में आखिरी वर्ण क्या है हमारा, आ, और बाद में भी क्या है, आ। तो यहाँ पर क्या होता है, ए आ के साथ ए आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बनेगा। तो दोनों आ को मिलाकर के एक ही बनेगा, आ। चलिए इससे आगे बात करें, वि द ये हो गया। अब ये आ निकाल लिया था यहाँ पर, इधर से भी आ, दोनों को मिलाकर के ये आ बना, तो इसमें आ जोड़ देते हैं, विद्या। ये आ तो आ ही लिए यहाँ पर, अब बचा क्या, लय, तो सीधा बन जाएगा हमारा विद्यालय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि, यहां पर दैत्य में अंतिम वर्ण क्या है, ए, और बाद में भी क्या है, ए और ए मिलके हमारा बन जाएगा आ, तो क्या बन जाएगा, दैत्यारी। ठीक है दोस्तों, ये तो हुए ए या आ के उदाहरण। इसी तरीके से अगर देखा जाए आगे, तो बात करते हैं हम ई की, क्योंकि अक के अंदर 5 वर्ण बताए थे ना, ए ई उ री ली। तो ए की बात तो हो गई यहां पर। अब बात की जाए ई की, तो ई के साथ क्या मिले, ई के साथ ई में कोई सा भी वर्ण ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, तो क्या बनेगा, दोनों को मिला के ई बन जाता है। चलिए किस प्रकार से बनता है, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये उदाहरण देखिए, रवि प्लस ईस है। ठीक है दोस्तों, यहां रवि में यहां क्या है, अंतिम वर्ण ई है, बाद में भी, बाद वाले शब्द में भी, यानी दोनों समान स्वर हो गए ना। मैंने ये परिभाषा बताई तब भी बताया था कि दो समान स्वर, तो दोनों तरफ समान है, तो दोनों को क्या लिख देंगे हम, दीर्घ रूप बना देंगे इसका। चलिए अब बात करते हैं रे। वी में से ई निकाल लिया था, आधा वह बचा, वह में क्या मिलाएंगे, ये ई और ये ई दोनों मिलके क्या बन गई, बड़ी ई, दीर्घ ई बन गई, तो रवि बड़ा ई हो जाएगा, और आगे बचा हुआ शेष भाग सह, रवि से हो जाएगा। इसी तरह बात की जाए कवि प्लस इति, कवि प्लस इति की बात करें, कवि में भी ई है और इति जो शब्द है इसमें भी क्या है, ई आ रहा है। ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा, क्या बचेगा, कै वह में क्या मिलाएंगे, दीर्घ ई, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये ई यहां पर सम्मिलित हो चुका था, बचा क्या, ती, कविति। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण और ले लेते हैं इसमें, इति प्लस इति। इसमें भी यही बात है, ई के साथ ई मिलेगा, इधर भी ई और बाद में ई, दोनों समान हो गए तो दोनों का दीर्घ बन जाएगा ई, तो उदाहरण बनेगा हमारा इति ति। ठीक है दोस्तों, ई की भी बात हमें समझ में आ गई होगी। अब अगला उदाहरण लेते हैं हम ऊ का। ऊ, ऊ के साथ क्या मिले, ऊ या ऊ आ जाए, तो दोनों को मिलाकर दीर्घ रूप ही लिखते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे वो समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे यहां पर लिखा हमने, प्रभु प्लस उपदेश है, प्रभु प्लस उपदेश है, यहां पर क्या है, ऊ, और यहां भी क्या है, ऊ। ऊ और ऊ मिलकर के दोनों क्या हो जाएंगे, दीर्घ ऊ हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, प्रभु उपदेश है। इसी तरह से बात की जाए लघु
आगे है उर्मी, लघु प्लस उर्मी। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लघु में ऊ है ना, और बाद में भी ऊ, दोनों समान हो गए, तो दोनों का क्या बना देंगे हम, दीर्घ ऊ बना देंगे। अब शेष क्या रह जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर लय, घ था, घ में बड़ा ऊ मिलाया तो घू बन जाएगा, और ये ऊ भी यहाँ पर सम्मिलित हो गया। अब बचा क्या, रमी, लघुर्मी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऊ का उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात की जाए, बचता है हमारा री। री का उदाहरण समझ लेते हैं हम। री, री, इनके साथ में समान स्वर मिले, री या री में कोई भी मिले तो हमेशा दीर्घ रूप लिखते हैं इसका। तो किस प्रकार बनेंगे, जिस प्रकार से इसको देख लो, इस उदाहरण को, पितृ प्लस ऋकार है, पितृ प्लस ऋकार है। इस उदाहरण को समझिए। पितृ में यहाँ पर क्या है, री है। दोस्तों ये जो तय के अंदर री की मात्रा दिख रही है ना, तो ये आधा तय है, और इसके साथ में क्या मिला हुआ है, इसके साथ मिला हुआ है री, तब जाकर के हमारा बनता है त्रि। तो यहाँ पर री को हटा लेते हैं, इधर से भी री को हटाया, दोनों को मिलाकर के हमारा दीर्घ रूप बनेगा ये वाला री। ठीक है, तो पी आधा तय हो गया। अब ह्रस्व री तो लिख दी हमने, यहाँ पर ये मात्रा लगती है ह्रस्व की। अगर दीर्घ री की बात करें तो किस प्रकार से लगती है, ये तो हो गई ह्रस्व है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हो सकता आपने इस मात्रा को नहीं देखा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ह्रस्व री तो ये है, लेकिन दीर्घ री करना हो तो हमें एक बार और इसको लगाना होगा। ये बन गया हमारा दीर्घ री। तो क्या उदाहरण बन जाएगा, पितृकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम। तो मातृ में भी क्या है, री है, और बाद में भी री, तो दोनों के मिलाकर के हमारा दीर्घ रूप बनेगा दीर्घ री। तो हमारा उदाहरण बनता है मातृ, ये तो ह्रस्व है और ये दीर्घ मात्रा हो गई मातृणम। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दीर्घ संधि पूरी होती है इसके साथ, क्योंकि लिरी का दीर्घ रूप होता नहीं, लिरी का दीर्घ रूप नहीं होता तो दीर्घ संधि भी नहीं बनेगी। अपवाद स्वरूप बनाए तो बना सकता है कोई। बाकी यहाँ तक हमारी दीर्घ संधि का जो विषय था